चलिए, हमने मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट किया और उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से कॉलोनाइजेशन का एक इम्पैक्ट हुआ और ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट थे जो हिस्टोरिकली एंशियंट से लेकर के मॉडर्न टाइम तक चेंजेस होते रहे, कैसे सोसाइटीज एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंजेस करती है आइडियाज के, इन्वेस्टमेंट के और गुड्स एंड सर्विसेज के, इसके थ्रू नए नए पैटर्न कार्व आउट होते रहे और एक नए वर्ल्ड की तरफ हम आगे बढ़े। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज और जो भी कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से नए रिलेशंस बनने शुरू हुए और उन रिलेशंस की वजह से स्पेशलाइजेशन अचीव हुई हर एक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट को कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बना पाए। जब तक स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगी तब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में वो चीज नहीं बन रही है जो चीज आपको चाहिए, तो ही आप दूसरी कंट्री के साथ संपर्क बनाते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप सारी सारी चीजें खुद से बनाना शुरू कर देंगे तो फिर कभी भी ग्लोबलाइजेशन अचीव नहीं हो सकता। इसलिए स्पेशलाइजेशन को अचीव करना बहुत जरूरी होता है। यही रीजन है कि एक कंट्री एक किसी खास प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करती है तो दूसरी किसी और चीज में, और जब डिमांड क्रिएट होती है तो संपर्क आपस में स्थापित होते हैं। इन सभी को हमने एक अलग एस्पेक्ट पे स्टडी किया था, जिससे हमने ये देखा था कि किस तरह की कम्युनिटी के ऊपर इसका कैसा असर होता है, किन लोगों को लाभ होते हैं किन को नहीं। पहले हमने कंट्री वाइज इसे स्टडी किया था कि कौन सी कंट्रीज इससे लाभान्वित होती हैं, फायदे में होती हैं, और किन को नुकसान होता है। जिसमें कॉन्टेक्स्ट लिया गया था कि वो जिन्होंने कॉलोनाइज किया था और वो जो कॉलोनाइज हुए थे। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई थी तो ब्रिटेन और फ्रांस को टारगेट करते हुए ये कहा गया कि उन अफ्रीकन कंट्रीज और उन एशियन कंट्रीज में एक डिग्रेडेशन का दौर शुरू हुआ मॉडर्नाइजेशन के साथ, जिन पर रूल किया गया था। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने समझा। इसी चैप्टर के साइमल्टेनियसली हम एक टॉपिक ये लेकर के चल रहे हैं कि जो सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो लोग जो पेस्टोरलिस्ट हैं और वो लोग जो सिंपल पीजेंट एक्टिविटीज करते हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था मॉडर्नाइज्ड एज का। तो इसमें हमने इसी कड़ी में हमने पढ़ाई की थी कि किस तरह से प्रभाव हुआ फॉरेस्ट लोगों पर, फॉरेस्ट वेलर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा जब फॉरेस्ट एक्ट आया, फॉरेस्ट पॉलिसीज आई, और उससे क्या क्या परिणाम निकले और किस तरह से सरकारों ने उसे निपटने का काम किया। इसके बाद आज का हमारा चैप्टर है वो पेस्टोरलिज्म पर फोकस करता है। सबसे पहले हम एक चीज को समझते हैं कि हम ये टॉपिक्स क्यों कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपसे कोई ये बात पूछे, देखिए हम ये कहते हैं कि हम एक मॉडर्न स्टेट में रहते हैं और ये एक मॉडर्न वर्ल्ड है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये मॉडर्न वर्ल्ड है तो मॉडर्नाइजेशन किस कॉन्टेक्स्ट में होती है और मॉडर्न ये किस सेंस में है। सबसे पहली बात, मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न सोसाइटी का होना। और मॉडर्न सोसाइटी वो है जो सोशली पूरी तरह से ग्लोबलाइज है, यानी कि सोशल ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। और जब दौर सोशल ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है तो इसमें एक चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना जरूरी है, तो थ्रेट्स भी ग्लोबल होंगे। तो उन थ्रेट्स के बारे में अगर हम देखें तो वो वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड नहीं हो सकता जिस वर्ल्ड में आपको मॉडर्न वर्ल्ड नहीं हो सकता जिस वर्ल्ड में आपको प्रोटेक्शन नहीं है, आपको सिक्योरिटी नहीं है। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दो कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है यहाँ पर। किस वे में? देखिए, आप कभी भी एक मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को काउंट नहीं कर सकते जब तक आप समाज में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन किसी काम की नहीं है। अब इसको हम किस वे में अंडरस्टैंड करें? सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपको पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है तो भी आप मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि आप सामाजिक तौर पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, उसे एंश्योर नहीं किया गया है विद द गुड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड एस्पेक्ट, अगर आप जिस माहौल में रह रहे हैं वहां पर आपको ये फील होता है कि आपको प्रोटेक्शन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, किसी भी तरह के थ्रेट्स जब आपकी तरफ आते हैं, यानी कि आपको डर रहता है कि कभी भी चोरी हो सकती है, कभी भी डकैती हो सकती है, कभी भी लूटपाट और हत्या हो सकती है, इस तरह के माहौल में अगर आप जी रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है। थर्ड एस्पेक्ट, अगर हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन सेगमेंट्स को वो राइट्स या वो हक नहीं मिले जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से सभी बाकी लोगों को मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं। अब इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात यह है कि तब तक आप एक शहर में रह करके महफूज नहीं हैं जब तक उस देश में रहने वाले सभी लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं उस मॉडर्नाइजेशन की डेवलपमेंट से। कैसे?
जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में रहते हैं, आप शहरी लोग हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर वहां के लोग इस बात से भयभीत हैं कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है। तो आपके लिए ये एक तरह की कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है जिसमें आप नक्सलियों के भय में रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि नक्सलियों का जन्म किस तरह से होता है, क्योंकि हमने पिछले 400 साल के दौरान मॉडर्नाइजेशन के इस फेज में एक सेगमेंट को इग्नोर किया और उसकी इग्नोरेंस की वजह से एक ऐसा तबका जन्म ले गया है हमारे इस सभ्य समाज में, जो कि सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है, जो आज की डेट में उसी सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। और अगर सोसाइटी के लिए कोई भी थ्रेट परसिस्ट करता है तो वो सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी कभी भी काउंट नहीं होती और इसे हम एक मॉडर्न वर्ल्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक कंट्री से एक कंट्री से बिलोंग नहीं करती है, ये पैन वर्ल्ड है। हर कंट्री में ये प्रॉब्लम आपको ऑब्जर्व होती है, तो ये ग्लोबल इशू है। और अगर ये ग्लोबल इशू परसिस्ट कर रहा है और ये थ्रेट पोज कर रहा है तो फिर आप ग्लोबलाइजेशन को भी उस लेवल पे अचीव नहीं हुए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में सभी लोगों का विकास होना जरूरी है, अदरवाइज समाज में सोशल पोल्यूशन फैलेगा, अदरवाइज समाज में चोरी भी होगी, डाका भी होगा, लूटपाट और हत्या भी होगी। बताइए मुझे कि क्या वो समाज मॉडर्न है जिस समाज में लड़कियां शाम के समय घर से निकलने से डरती हूं? क्या वो समाज सभ्य है जिसमें आप ही के कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न और अदर रीजन के लोग, चाहे वो लड़की है लड़का है, भेदभाव के शिकार होते हैं और उनके साथ रेशियल बिहेवियर किया जाता है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब डेवलप होती हैं जब हम जो हमारी कंट्री की मेन पॉलिटी होती है या मेन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ सेगमेंट्स को प्रॉपर जगह नहीं देते हैं। अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर वुमेन को मिला होता तो वुमेन के साथ आज जो अत्याचार होता है शायद ये उस लेवल पर ना हुआ होता, और वुमेन जो आज फ्रीली अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाती है, ये चीज ना हुई होती। सोशल लेवल पर अगर हम वाकई में मॉडर्न हैं तो हम उन सोशल बाउंड्स को ब्रेक करने में अब तक कामयाब हो पाते जिन्होंने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया है कि वुमन जो है वो मीगर एक्टिविटीज करने के लिए केपेबल है, घर से बाहर निकलना उसका अलाउ नहीं है, उसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में रहना है। हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर ये वुमेन की चॉइस है तो, लेकिन आप कंपल्सिवली किसी से कुछ नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि मैन से अगर आप कोई कंपल्शन नहीं पोज कर रहे हैं, उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेम कंडीशन लाए विद द वुमेन, बोथ आर इक्वली टैलेंटेड, जिसकी दोनों में से जो भी चॉइस है उसे वो करने की आजादी होनी चाहिए। तो समाज में जब ऐसी बहुत सारी रीति रिवाज एग्जिस्ट करते रहेंगे, समाज में जब आप पूरी तरह से कम्युनल एटमॉस्फेयर को डेवलप करके बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, जाति प्रथा का कंसेप्ट है, जातिवाद पर लड़ा जा रहा है, ये सारे मुद्दे जब तक एग्जिस्ट करते रहेंगे आप ये नहीं कह सकते कि आप मॉडर्न हैं। इन सभी मुद्दों का एग्जिस्ट करने का एक बुनियादी कारण यह है कि शिक्षा का अभाव है अभी भी बहुत सारे वर्ग के अंदर, यानी कि बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जो आज वैल्यूएबल एजुकेशन से डिप्राइव्ड है। सेकंड, इकोनॉमी का बेनिफिट हर किसी तक नहीं पहुंचा है। अगर हर किसी तक इकोनॉमी का बेनिफिट पहुंचा होता और सभी को रोजगार के अवसर मिले होते तो एक ऐसी चीज का निर्माण होना था जो आप सोच नहीं सकते। सपोज कीजिए कि आप किसी पंचायत में रहते हैं और वो खप पंचायत जैसा सिस्टम है, उसमें रहने वाले हर किसी पर वो रूल लागू होता है, लेकिन मान लीजिए वहां के माता पिता को देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ मिला होता और उस इकोनॉमिक बेनिफिट से वो अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजते, वो बच्चा शहर में पढ़ लिख करके अगर अच्छी एक एम्प्लॉयमेंट अचीव कर पाता तो वह वहां पर अपनी एक नई दुनिया बसाता जहां पर अपने माता पिता को भी ले जाता। और अगर माता पिता अपनी खप से बाहर निकल करके एक नए शहर में बसे हुए हैं या किसी भी और जगह पे हैं, उन पर खप के नियम लागू नहीं होते हैं और धीरे धीरे सारी सोसाइटी वहां से निकल के एक नई जगह पे जाके एक मोबिलाइजेशन का फेज अचीव होता और सोसाइटी अपवर्ड मोबिलाइज हो जाती। तो कुल मिलाकर के आप वहां पर रहने की वजह से बंधे हुए हैं उन नियमों से, क्योंकि वो आपको खाने के लिए रोजगार देते हैं, आपको रीति रिवाज और समाज भी मानना होगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप उन वैल्यूज और उन सिस्टम को मानने के लिए बाउंड नहीं है, आप आजाद हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम तब तक मॉडर्नाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक हर सेगमेंट को ड्यूली स्टडी नहीं किया जा सकता और जब तक उस मॉडर्नाइजेशन के बेनिफिट उन तक नहीं पहुंचाए जा सकते, जब तक ये नहीं समझा जा सकता कि उनका क्या रोल है इस इकोनॉमी में, इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में, तब तक हम उस अल्टीमेट स्टेट ऑफ अफेयर को अचीव नहीं कर सकते हैं। दैट इज द पर्पज कि आज हम पेस्टोरलिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की कमी थी, उस दौर में हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही हुआ करती थी जो वहां के पर्टिकुलर क्लाइमेट को सूटेबल होती हैं, वहां के नेचर को सूटेबल होती हैं। जब ह्यूमन टेक्नोलॉजी से क्या कह सकते हैं कि जानकार हुआ, तब उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रेवेलेंट कंडीशंस को बदलना शुरू किया। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए गर्मियों का माहौल है और आपको अभी एक टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, कि आपको एयर कंडीशन और कूलर का कुछ नहीं पता है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, मौसम के परिवर्तन चक्र के साथ आप भी अपना माहौल परिवर्तित करते हैं।
आप मिट्टी के कमरे में रहना शुरू करते हैं, आप पेड़ों के नीचे चले जाते हैं और आप हर जगह पर इस मौसम से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही एयर कंडीशनिंग और अदर टेक्नोलॉजीज आ गई तो आपने वहीं बैठे बैठे एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, ना कि एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ आपने खुद को चेंज किया। तो कुल मिलाकर के हम एनवायरनमेंट को टेम करना शुरू कर देते हैं जब हम टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी अब हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और प्रोडक्शन बड़े लेवल पर करनी है और समाज की बदलती हुई जरूरतों को हमें केटर भी करना है। ऐसे में हम जब भी तकनीक का इस्तेमाल एक स्तर से आगे जाकर के करते हैं और बड़े पैमाने पर होता है तो हम उसी के द्वारा अपना नुकसान भी कर रहे होते हैं। जब ये नुकसान लोगों के सामने आने शुरू हुए और जब आज ये ऑब्जर्व हुआ कि जो नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने अपनाई थी, जो नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हमने बनाए, जो नई लैंड यूज प्रैक्टिसेस हमारे द्वारा की जा रही थी, उनसे बड़े पैमाने पर सॉइल इरोजन हो रहा है, हाई लेवल पर सॉइल एल्कलाइजेशन हो रहा है और सॉइल क्वालिटी डे बाय डे डिग्रेड हो रही है। इतनी नई टेक्निक आने के बावजूद, इतने बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स और बाकी चीजें होने के बावजूद भी आज इतने बड़े स्तर पर पैदावार हो रही है क्रॉप्स की, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली क्रॉप्स की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। उसका कारण क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज से जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डबल रफ्तार के साथ उन रिसोर्सेज को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। भूमि जो है उसे हम बहुत तेजी से बंजर भी बनाते चले जा रहे हैं, चाहे हम फर्टिलाइजर डाल करके उससे पैदावार निकाल रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उन सिस्टम्स को स्टडी करें जो सिस्टम्स कभी एनवायरनमेंट और नेचर के साथ कंड्यूसिव होकर के अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। और आज की डेट में अगर आप इकोनॉमिस्ट और इकोलॉजिस्टों की बात करें तो वो ये बात को कंसिडर करते हैं कि सबसे बेस्ट वे माउंटेन एरियाज में जो रहने का है और वहां की जो इकोनॉमी है वो है पेस्टोरलिज्म। माउंटेन एरिया में रहने का सबसे बेस्टेस्ट वे पेस्टोरलिज्म ही हो सकता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आई बात समझ में? अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि ये क्या है। देखिए, पेस्टोरलिस्ट बेसिकली कौन होते हैं? ये नोमैडिक पीपल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं। अब ये क्यों मूव करते हैं और क्या कारण होते हैं वो सारा कुछ हम समझेंगे। पहले हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर आप भारत को ध्यान से देखते हैं तो भारत में आपको अलग अलग स्टेट्स नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर की आप बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको मेनली गुज्जर बकरवाल नजर आएंगे। और ये जो गुज्जर बकरवाल हुआ करते हैं यहाँ पर बकरियां भी रखते हैं और ये बड़े पैमाने पर कैटल्स रखते हैं और बफेलो रखते हैं। तो बफेलो इनका मेन लाइफ स्टॉक है। इसके अलावा अगर आप हिमाचल की तरफ आ जाएंगे तो आपको गद्दी मिलेंगे। हिमाचल के गद्दी बहुत मशहूर है और गद्दी मोस्टली शेफर्ड्स हैं, इनके पास आपको भेड़ नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड की तरफ आ जाते हैं तो आपको भोटिया नजर आएंगे और उत्तराखंड में आपको वापस से गुज्जर भी नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो आपको ढंगर नजर आएंगे। ढंगर जो कैटल भी रखते हैं और शीप्स भी रखते हैं। इसके अलावा अगर आप आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में जो प्लेच्यू रीजन है वहां पर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको गोल्ला मिलेंगे, कुरुमास मिलेंगे, कुरुबास मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में चले जाते हैं तो राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर का रेगिस्तानी इलाका, यहाँ पर आपको रायका मिलेंगे। रायका जो कैमल रखते हैं, शीप्स भी रखते हैं और बाकी जानवर भी रखते हैं, तो यहाँ पे आपको रायका मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कुछ इलाकों की बात करें तो यहाँ पर आपको बंजारे मिलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो मेन है, ये आपको पूरे भारतवर्ष में मिलती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, छोटे छोटे पेस्टोरलिस्ट ग्रुप्स हैं जो आपको मिलते हैं। आज हमारी मुद्दा चर्चा इन्हीं पर होने वाला है और हम इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट पे पेस्टोरलिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ये बेसिकली होता क्या है इन कम्युनिटी के बारे में देखें तो पेस्टोरलिस्ट अगर हम बात करें तो इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा गया है। माउंटेन्स के कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा गया है और प्लेन एरिया के कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा गया है। माउंटेन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, दो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज की यहां पर चर्चा करेंगे, एक गुज्जरों की और सेकंड वन इज द गद्दी। देखिए, जो गुज्जर हुआ करते हैं ये क्या करते हैं, 19th सेंचुरी के टाइम पर ये किसी ना किसी समय में माइग्रेट होकर के जम्मू के इलाके में पहुंचे क्योंकि इन्हें पास्चर लैंड की जरूरत थी। और ऐसा कहा जाता है कि गुज्जर यानी कि गुर्जिया माने कि जॉर्जिया, कभी ना कभी ये जॉर्जिया से माइग्रेट हुए हैं। ये एक इनका पैटर्न रहा है माइग्रेशन का। तो पेस्टोरलिस्ट समय समय पर माइग्रेट होते रहे हैं जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है। अब ये क्या करते हैं, ये ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी करते हैं। वो क्या होती है ट्रांस ह्यूमेंस? देखिए, जब भी सर्दियों का मौसम होता है ये हिमालय पर्वतों से नीचे उतर करके शिवालिक की माउंटेन रेंजेस में आ जाते हैं और शिवालिक की माउंटेन रेंजेस तक आने के लिए ये पीर पंजाल की जितनी भी पीर पंजाल के पर्वत है कश्मीर वैली के ऊपर, तो पीर पंजाल के सारे माउंटेन्स के जो पासेस हैं उनको क्रॉस करते हुए वैली ऑफ कश्मीर से होते हुए ये शिवालिक माउंटेन्स तक आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, मोस्टली जो स्क्रब्स होते हैं, उनको ये फीड करते हैं अपने लाइफ स्टॉक को और यहीं पर रहते हैं।
इस जर्नी की शुरुआत इनकी होती है मोस्टली अक्टूबर के मंथ में और ये एग्जिस्ट करती है मार्च अप्रैल के मंथ तक। इसके बाद जैसे ही अप्रैल का मंथ आता है, गर्मियों का सीजन शुरू होता है, ये वापस से रिट्रीट कर जाते हैं हाई माउंटेन्स की तरफ, क्योंकि वहां पर अब बर्फ पिघली होती है और वहां पर अभी फ्रेश ग्रास ऑब्जर्व होती है। जैसे ही बर्फ पिघल जाती है तो फ्रेश ग्रास जो है वहां पर ऑब्जर्व होती है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और अच्छी होती है। तो ये अपने एनिमल्स को फिर वहां पे फीड करते हैं और ठीक 6 महीने गुजरने के बाद फिर से अक्टूबर का मंथ जैसे आना शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर, ये फिर वापस रिट्रीट करते हैं। तो कुल मिलाकर के इन 6 महीने जाना और 6 महीने आना, इसी प्रोसेस में इनकी लाइफ बीत जाती है और इसी तरह से अपनी लाइवलीहुड को ये अर्न करते हैं। अब यहां से हमें क्या समझ आता है कि जो पैस्टोरलिस्ट हैं हमने उन्हें इग्नोर कर दिया अब तक, जबकि ये बहुत ही इकोलॉजिकली काम कर रहे थे। कैसे? जैसे ही वेदर चेंज होता है वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में माउंटेन स्लोप्स हैं और माउंटेन स्लोप्स में आपको नेचुरल ग्रासलैंड्स अवेलेबल हैं और उन ग्रासलैंड्स पर बेटर वे में फीड हो सकते हैं जानवर, लाइफ स्टॉक। और अदरवाइज अगर आप वहां पर उन्हें नहीं फीड करते तो आप क्या करते? आप वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू करते, माउंटेन स्लोप्स को आप फ्लैट करते या फिर स्टेप फार्मिंग करते और इस प्रोसेस के थ्रू आप कंटिन्यूसली एक ही जगह पर रहना शुरू कर देते, जिसकी वजह से वो जो फॉरेस्ट, वो जो माउंटेन स्लोप है वो नेचुरली ट्रीज और अदर आइटम से डिवाइड हो जाती और फिर रेनफॉल होने पर सॉइल इरोजन होना और बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना लाजमी बात है। दूसरी बात, लैंडस्लाइड्स बहुत ही आम हो जाते, क्योंकि लैंडस्लाइड्स और बाकी चीजें होती तभी हैं जब आप वहां की नेचुरल जो जो मॉर्फोलॉजी है उसको आप चेंज करते हैं। तो अब हुआ क्या कि आप जब वहां पर बर्फ पड़ी है आप वहां से नीचे की तरफ आ गए और जब नीचे गर्मियां आनी शुरू हुई हैं आप वापस वहां पर चले गए जहां पर ग्रासलैंड्स ऑब्जर्व हो जाएंगे। इससे क्या हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में रुक करके भी लाइफ स्टॉक को फीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में रुक करके भी लाइफ स्टॉक को फीड करना शुरू कर दें तो लाइफ स्टॉक बहुत ही इंटेंसिव ग्रेजिंग करते हैं और इस इंटेंसिव ग्रेजिंग से भी सॉइल इरोजन होता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सो कॉल्ड जो इकोलॉजिस्ट हैं ये किताबें लिखते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि जो पशु चराए जाते हैं, जो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग होती है, इससे सॉइल इरोजन होता है। क्यों? क्योंकि जो पशु है वो घास खाने समय जड़ से उखाड़ देता है घास को, इससे मिट्टी उखड़ जाती है और सेकंड, उसके पैरों से जो मिट्टी है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो बाद में लूज हो जाती है। तो इन सारे कारणों से क्या होता है कि जब बरसात आती है तो माउंटेन स्लोप से सॉइल जो है वो फ्लो कर जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जबकि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई इंटेंसिव कल्टीवेशन की, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। कभी भी पेस्टोरलिस्ट ने इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं की, वो एक जगह पे कभी भी रुकता नहीं था। जब वहां पर नेचुरल ग्रेजिंग ग्राउंड्स खत्म हो जाते थे वो एक दूसरी जगह की तरफ माइग्रेट कर जाता था। हमें इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से हमें ये समझ आया कि इनको बहुत बड़े पैमाने पर इस बात का ज्ञान था कि कब माइग्रेट करना है और कब नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इनको भी एक एस्पेक्ट पे नॉलेज है कि माइग्रेशन कब होना है कब नहीं, कब जो है बर्फ आइस जो है वो रिट्रीट करेगी और नीचे से जो ग्रासेस निकलेंगी उनमें क्या न्यूट्रिशन और क्या नहीं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्टली ये लाइफ स्टॉक रियरिंग उन एरियाज में होती थी जो ड्राई लैंड होते थे, यानी कि जहां पर रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता था। अब जहां पर रेनफॉल नहीं होता है तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर भी नहीं सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इकोलॉजिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिस लाइफ स्टॉक रियरिंग ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप वहां पर आर्टिफिशियल इरिगेशन करने की कोशिश करेंगे या आर्टिफिशियल इरिगेशन के थ्रू वहां पर एग्रीकल्चर सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे, वो नेचुरली वहां की जो नेचुरल सेटलमेंट है लैंड की उसको डिसरप्ट करेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये गुज्जर बकरवाल जो हुआ करते थे इनका सिस्टम बहुत ही सिस्टमेटिकली चलता रहता था। इनके अलावा बात यहाँ अगली बात की गई है गद्दियों की। गद्दियों के बारे में क्या खास बात है, अगर आप पालमपुर जाएं उससे थोड़ी आगे एक जगह आती है बरोट। वो जो बरोट जगह है, बरोट वैली है, वो एक नदी के किनारे है, उहल रिवर है और उहल रिवर की एक उहल वैली है। वहां पर अगर आप जाएंगे, पालमपुर जाएंगे, आपको महीना कौन सा होगा, ये सितंबर अक्टूबर का, तो वहां पर आपको अक्सर गद्दी नजर आ जाएंगे। तो क्या होता है, गद्दी मोस्टली भेड़ पाला करते हैं, भेड़ भी पाला करते हैं, कुछ कुछ जानवर दूसरे भी रखे जाते हैं। तो इनका भी सेम पैटर्न है, गुज्जरों की तरह ये भी ऊपर और नीचे माइग्रेट करते रहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज क्या आ जाती है, जब ये नीचे की तरफ माइग्रेट कर रहे होते हैं सर्दियों के दिनों में, तब ये रास्ते में एक ब्रेक लगा लेते हैं उहल वैली के अराउंड, और वहां पर ब्रेक लगाने के बाद अपने शीप्स को अच्छे से नहलाने के बाद उनकी शेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। यानी उनकी जो भी वुल है उसे काट लिया जाता है और वहां पर रख लिया जाता है इकट्ठे, क्योंकि फिर ये नीचे की तरफ आएंगे और वहां पर आकर के उन चीजों को बेचेंगे। तो आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, डाउन टाउन।
डाउनटाउन होता है ना, आज तो कई होटलों के भी नाम होने लगे हैं। तो अक्सर जब ये वर्ड्स कहाँ से आते हैं, यूरोप, क्योंकि यूरोपियन लैंड, ब्रिटेन की बात करें या स्विट्जरलैंड या अदर, तो ये लैंड्स कैसे होते हैं, जैसे इस वे में रोलिंग प्लेन्स होते हैं, रोलिंग प्लेन्स होते हैं, तो उसमें जो हाई एरिया में रहते हैं मोस्टली वो अपना सारा सामान समून बेचने कहाँ जाते हैं, नीचे, और सारे बाजार वहां पर लगते हैं, तो उसे डाउनटाउन कह दिया जाता है, मोस्टली जो मार्केट एरिया और बाकी एरियाज है। तो अब ये लोग जब डाउनटाउन की तरफ, जब नीचे की तरफ बाजारों की तरफ आएंगे, ये अपनी वुल वहां पर सेल करेंगे, तो इस वजह से वुल यहाँ पर काट ली जाती है और फिर उन्हें बाजारों में दे दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, यहीं से अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। और फिर वापसी में जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, ये वापस से शीप्स जो है उन्हें लेकर के जाएंगे। इतने समय में शीप्स जो हैं अपने बाल रीगेन कर चुके होंगे और फिर कोल्ड वेदर में जाकर के उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी ऊपर, और फिर वो ऊपर चले जाएंगे, वहां पर जाकर के बर्फ पिघल चुकी होगी और वहां पर जाकर के जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स है वो अच्छे मिलेंगे, उन्हें ग्रेज करेंगे और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के इन्हें इस बात का ज्ञान है कि कौन से महीने में बाल, कौन से दिनों में बाल काटने हैं, कौन से दिनों में नहीं काटने हैं। दूसरा, रिलेशनशिप कैसे मार्केट के साथ एस्टेब्लिश करने हैं, कटे हुए वुल को किस तरह से सेल करना है और किस तरह से नहीं। कई सारे ग्रुप्स इनमें से ऐसे हैं जो कंबल भी बनाया करते हैं, ब्लैंकेट बनाने का भी काम करते हैं। मोस्टली इन लोगों की लाइवलीहुड कैसे चलती है, ये अपने सराउंडिंग रीजन के जो अर्बन एरियाज है उनके साथ सेटलमेंट बना करके चलते हैं, यानी कि उन्हें स्किन दे देते हैं, उन्हें हाइड देते हैं, उन्हें मीट प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, घी प्रोवाइड करते हैं, और अपने जीवन यापन के लिए उनसे फूड ग्रेन्स ले लेते हैं, अपनी जरूरत की सारी चीजों उन्हें दे लेते हैं और उनसे ये ले लेते हैं। तो किसी जमाने का एक अकाउंट मिलता है कि एक राइटर ये लिखते हैं कि कांगड़ा वैली के लोग, यानी कि पेस्टोरलिस्ट, बड़ी सुखद जिंदगी बिता रहे थे। मोस्टली सुबह होने पर जो पुरुष हुआ करता था वो अपने जानवरों को लेकर के निकल जाता है चरवाने के लिए, और जो महिला है अपने सर पर घड़ा रख के निकल जाती है बाजारों में घी, लस्सी, दूध और बाकी चीजें बेचने के लिए। पैदावार इतनी ही की जाती है कि एक दिन में खत्म हो जाए, इससे ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। तो कुल मिलाकर के एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है अपने सराउंडिंग मार्केट के साथ। उनकी जरूरत की सारी चीजें उन्हें दी जा रही हैं, दूध, मक्खन, दही से लेकर के लस्सी तक, हर जरूरी चीज जैसे मीट और बाकी चीजें भी, जैसे वुल और बाकी आइटम्स, और बाकी में बदले में अपनी फूड ग्रेन्स उनसे एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये नहीं कर रहे हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं गद्दियों की, तो गद्दी एक खास चीज किया करते थे, इसमें एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। वो क्या, देखिए, गद्दी जो हुआ करते हैं इनका जो हायर रीजन है वो है लाहौल स्पीति का इलाका। अगर आप लाहौल और स्पीति में जाएंगे आज भी, तो लाहौल स्पीति इज अ ड्राईलैंड एरिया। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ से नीचे तो माउंटेन रेंजेस हैं ही हैं हिमालय की, एक माउंटेन रेंजेस, हिमालय की माउंटेन रेंजेस इस वे में यहाँ पर जाकर के कर्व करती हैं वेस्टर्न रीजन में, आपने देखा। तो होता क्या है कि जो नीचे से साउथ वेस्ट मानसून आते हैं बे ऑफ बंगाल से में कटने के बाद, वो तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते लाहौल और स्पीति के इलाके में। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं मेडिटेरेनियन सी से, वो भी लाहौल और स्पीति के इलाके में नहीं पहुंच पाती हैं। तो लाहौल और स्पीति के इलाके में काफी ड्राई लैंड होता है, इसलिए वहां पर पॉलीएंड्री नाम का एक सामाजिक कंसेप्ट भी है, यानी कि एक औरत को बहुपति रखने का वहां पर रिवाज है, 4-5 पति भी वो रख सकती है, ताकि लैंड जो है वो फर्दर डिवाइड ना हो, जैसा कभी महाभारत में दिखाया गया है। तो पॉलीएंड्री का कंसेप्ट वहां पे भी दिखाया गया है। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि कैसे पर्यावरण ने आपका सामाजिक चक्र बदल दिया और किस तरह से समाज उसके साथ आगे बढ़ रहा है। तो लाहौल स्पीति के इलाके में ये जाते हैं और वहां पर ये इनके हायर एरियाज है, लेकिन गर्मी थोड़ी और बढ़ने पर ये इससे भी हाई माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं और वहां पर भी जाकर के ग्रेजिंग कराते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, जब ये लाहौल और स्पीति के इलाके में जाते हैं, जब ये गर्मियों का समय है, यहाँ पर ये क्रॉप्स जो है उन्हें बीज देते हैं और फिर और हायर माउंटेन्स पे चले जाते हैं, वहां पर ग्रेजिंग वगैरह कर रहे होते हैं। जब विंटर आती है सितंबर के महीने में, जब ये वापस आते हैं अपनी फसलें काट लेते हैं, जो भी फसल थोड़ी बहुत है उसे काट लेते हैं और उन फूड ग्रेन्स को अपने साथ लेकर के नीचे की यात्रा शुरू करते हैं और कुछ बीज लगा जाते हैं कि सर्दियों में जो फसल टिक सके, उसके बीज लगा देते हैं कि जब वापसी आएंगे फिर गर्मियों में तो फिर वो फसल तब तक हुई होगी। तो इस वे में अपना एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी देखिए कर रहे हैं। यहाँ से कितनी विजडम का पता चलता है। देखिए कैसे अपने आसपास से संबंध बनाए, कैसे अपने द्वारा प्रोड्यूस हो रही चीजें उन लोगों को दे करके उनसे अपनी जरूरत की चीजें ली, कैसे टाइम का बेस्ट यूज किया, जाने के समय क्रॉप्स की सीडलिंग कर दी और आने के बाद हार्वेस्ट कर लिया और वापस नीचे जाते हुए फिर बुआई कर ली और जो वापस आने पर कटाई की जाएगी। कुल मिलाकर के क्लाइमेट का भी पूरा इस्तेमाल किया गया, नेचुरल टोपोग्राफी को भी पूरा ध्यान में रखा गया और किस तरह से इकोनॉमिक रिलेशन सस्टेन कराने इसका भी ध्यान रखा गया। इन सारी बातों को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, वो अभी आगे पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो पेस्टोरलिस्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एरिया में रहते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, कुछ मैदानी इलाके के भी बहुत जबरदस्त पेस्टोरलिस्ट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मैदानी, प्लेन एरिया, प्लेचू एरिया, डेजर्ट एरिया। देखिए
देखिए हम बात करेंगे, हमने अब तक बात करी, आपने ये देखा कि ट्रांस माइग्रेशन हो रहा है, ट्रांस ह्यूमेंस हो रहा है ड्यू टू द सीजन, यानी कि विंटर और समर सीजन के बीच में मूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा भी मूवमेंट होती है, चाहे माउंटेन नहीं हो फिर भी। वो कैसे? एक मिनट के लिए अगर इंडिया का मैप लगा ही दो तो मजा आ जाए। इंडिया डोमिनेटिंग ओवर स्मार्ट। ध्यान से सुनिए, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये महाराष्ट्र का वेस्टर्न ग्रीन ग्रीन कोस्ट, देखिए लुक कितनी अच्छी है ग्रीन। इसको कोंकण का मैदान कहते हैं, कोंकण, और अगर बुक की भाषा में कहें तो कोंकण। इट इज अ कोंकण कोस्टल एरिया ऑफ द महाराष्ट्र एंड इट इज अ वेरी फर्टाइल एरिया ऑफ महाराष्ट्र। फार्मर यहाँ पे लाई करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस तरह से वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स पे आकर के साउथ वेस्ट मानसून टकराए, यहाँ पे रेनफॉल हुआ, और वेस्टर्न घाट्स को जैसे ही पार करेंगे, इधर जाएंगे तो माउंटेन्स जो क्लाउड्स हैं ड्राई हो गए। तो अब यहाँ पर ये क्या है? रेन शेडो एरिया। इफ दिस इज रेनफॉल एरिया देन दिस इज रेन शेडो एरिया। तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज अ रेन शेडो एरिया। अब होता क्या है, जो महाराष्ट्र का सेंट्रल प्लेटू एरिया है, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, एक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी रहती है, डंगर, डंगर भी कह लो आप। अब ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, ये बेसिकली ट्राइब ही बनेंगे, इसलिए मेरे मुंह से बार बार वो निकल रहा है। अब ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, ये दो काम करते हैं, एक तो ये कैटल्स भी रखते हैं और दूसरा इनके पास शीप्स भी हैं। क्लियर है जी बात? अब होता क्या है कि जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी मॉनसून सीजन होगा तो मॉनसून सीजन के दौरान ये इस रेन शेडो एरिया में रहेंगे, क्योंकि मॉनसून सीजन में बरसात कहीं ना कहीं इनवर्ड पेनिट्रेट तो कर ही जाएगी, और जितनी की रिक्वायर्ड है उतनी की यहां पर हो जाएगी। और इस रीजन से यहां पर बहुत ही लश ग्रीन ग्रासलैंड्स नेचुरली मेंटेन्ड होंगे और उन पर अपने एनिमल्स को ये फीड करेंगे, पहला रीजन। दूसरा, मॉनसून सीजन के दौरान ये यहां पर क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके जो लाइफ स्टॉक हैं, यानी कि खास तौर पर जो शीप होती है, उसको बरसात पसंद नहीं होती, वो बरसात बियर नहीं कर सकती। शीप की ये टेंडेंसी होती है। सिर्फ और सिर्फ बफेलो को आदत है बरसाती छमझम में रहने की, छप्पड़, लेकिन शीप की ये हैबिट नहीं होती। तो ये रीजन है, ये वहां पर नहीं जाते। और तीसरा रीजन है कि यही मानसून टाइम है जहां पर थोड़ी बहुत छिटपिट छींटे पड़ते हैं बरसात के, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये लोग थोड़ी सी फार्मिंग भी करते हैं, थोड़ी बहुत अपनी जरूरत, जैसे मेज वगैरह लगा लेना। ये यहाँ पर पैदा किया हुआ सारा सामान अपना, जो भी इनके मिल्क, घी और अदर प्रोडक्ट्स हैं, या जो भी ब्लैंकेट ये बनाते हैं, बुनने का काम करते हैं, ब्लैंकेट वीवर्स होते हैं, और स्किन, हाइड, मीट, ये सारे प्रोडक्ट्स ये नियर बाय एरिया के लोगों को सेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं, थोड़े पेस्टोरलिस्ट हैं, थोड़े से कल्टीवेटर भी हैं, थोड़े से ट्रेडर भी हैं, और थोड़े से क्राफ्टमैन भी तो हैं, ब्लैंकेट वीवर भी तो हैं, थोड़े क्राफ्ट, थोड़े ट्रेडर, थोड़े कल्टीवेटर, थोड़े से पेस्टोरलिस्ट। देखो सारा कुछ थोड़ा, माने इकोलॉजी के साथ मिल करके ही अपनी लाइवलीहुड को कैसे एड ऑन करना है उन्हें पता है। अब जैसे ही मानसून खत्म होगा, ड्राई हो जाएगा, और मानसून खत्म हो रहा है तो महीना कौन सा आ रहा है? अक्टूबर। अब जैसे ही अक्टूबर आएगा, ये सारे के सारे वेस्टवर्ड पेनिट्रेट कर जाएंगे और पहुंच जाएंगे कोंकण, और कोंकण के किसान खुली बाहों से इनका स्वागत करेंगे कि आ जाओ, शुक्र है तुम आ गए। क्यों? क्योंकि अब उनके खेतों में जो फसल की कटाई हुई, अभी कौन सी फसल कटी है? खरीफ की ऑटम क्रॉप, जो गर्मियों में लगती है और इस महीने में कटती। तो खरीफ की फसल कटने के बाद जो पीछे स्टॉक्स, जैसे कलेक्टिवली आप कहो तो स्टबल कहते हैं, जो स्टबल्स बचे हैं उनको ये खाएंगे, तो वो आग लगाने वाला झंझट भी नहीं। उनको ये खाएंगे तो जानवरों को फूड मिलेगा, खा के गोबर भी तो करेंगे, तो कितनी नेचुरल मैन्योर मिलेगी खेतों को, क्योंकि अब नई खेती बीजनी है ना रब्बी की। तो एक महीने के अंदर उन किसानों को खेत साफ चाहिए, और दूसरा यहाँ पर अभी नई ग्रास भी उगती है, जब फसल काटो तो छोटी छोटी नई ग्रास उगती, वो ग्रास भी नहीं चाहिए, और तीसरा मैन्योर भी पूरा चाहिए, नेचुरल ऑर्गेनिक। ये सारा कुछ ये लोग देंगे, खुली बाहों से स्वागत हो रहा है उनका, ये सारा कुछ हुआ। अब यहां से जैसे ही वो चलना शुरू होंगे, और फसल कौन सी काटी होती है अभी? चोना माने पैडी माने राइस। ये सारा कुछ कर करा के जब वो नई क्रॉप बीजेंगे, इन लोगों को किसान, इन लोगों को क्या करेंगे? राइस दे देंगे। वही राइस लेकर के ये लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर, और उस राइस से अपना आगे का गुजारा चलाते हैं।